आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश सर्कल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो क्वेश्चन पेपर की बुक्स भी मिल जाएंगी। एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, थ्योरी वाली बुक्स भी मिल जाएंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो क्लोज वाइज टॉपिक वाइज ये बुक भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं जिसमें हर टॉपिक के, हर क्लोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश सर्कल का ये क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तेलंगाना पोस्टल सर्कल लोकेटेड? तेलंगाना डाक सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हैदराबाद सिटी में स्थित है। ए ऑप्शन सही होगी। Which type of post office is in charge of gazetted officers in important cities? महत्वपूर्ण शहरों में किस प्रकार के डाकघर का प्रभार राजपत्रित अधिकारियों के पास होता है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, जो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं उनके इंचार्ज की बात करें तो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं या महत्वपूर्ण शहरों में जो प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय होते हैं उनका प्रभार राजपत्रित अधिकारियों के पास होता है। द हेड ऑफिसेस इन मोर इंपॉर्टेंट सिटीज आर इन चार्ज ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स एंड सच हेड ऑफिसेस आर रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस। ऐसे प्रधान डाकघर जो महत्वपूर्ण शहरों में होते हैं और जिनका चार्ज या प्रभार गैजेटेड ऑफिसर्स के पास होता है, ऐसे प्रधान कार्यालयों को प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय कहा जाता है। और जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, वो क्या करता है? एक्सरसाइज the powers of a superintendent of post office in regard to their own offices। अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। When are मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड? मोबाइल या चल डाकघर कब बंद रहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन ये बंद रहते हैं। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस अन्य डाकघरों की तरह संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बंद रहते हैं, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। बट इज अ फ्रैंकिंग मशीन प्राइमरली यूज्ड फॉर? फ्रैंकिंग मशीन का मुख्यतः उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, स्टैंपिंग इम्प्रेशंस ऑन पोस्टल आर्टिकल्स। तो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है? स्टैंपिंग मशीन होती है, मुद्रांकन मशीन होती है। इंटेंडेड टू स्टैंप इम्प्रेशंस ऑफ डाइज ऑफ अप्रूव्ड डिजाइन ऑन प्राइवेट एंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टल फीस। पोस्टेज चार्जेस का या पोस्टल फीस का भुगतान करने के लिए पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। किस तरह की डाक वस्तुओं के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ किया जाता है? प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों तरह की डाक वस्तुओं के लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने में फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाई जाती है, उसमें डाइस होती है, तो अप्रूव्ड डिज़ाइन की डाइस किसी आर्टिकल के ऊपर लगाने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। फिर वो आर्टिकल प्राइवेट भी हो सकते हैं, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल भी हो सकते हैं। What is considered an offense under the Indian Penal Code related to the uses of stamps? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत टिकटों के संबंध में किसको अपराध माना जाएगा? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, यूजिंग अ स्टैम्प that has already been used to cause loss to the central government। अगर आप किसी ऐसे डाक टिकट का उपयोग करते हैं जो पहले से ही उपयोग किया जा चुका है, केंद्र सरकार को इससे क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह का अगर काम आप करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के तहत उसे अपराध माना जाएगा। अब इसमें भी दो तरह से आता है, यूजिंग फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज और पोस्टल फीस विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू
the central government of a stamp that has already been used for that or any other purpose is an offense under the Indian Penal Code। कि अगर आप किसी ऐसे डाक टिकट का उपयोग करते हैं जो पहले से किसी और उद्देश्य के लिए या सेम उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा चुका है तो इसको भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाएगा। मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर एनी पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप नकली डाक टिकटों का निर्माण करते हैं या नकली डाक टिकटों का उपयोग करते हैं, इसको प्रोहिबिट माना गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको भी ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन ये कैसा ऑफेंस माना जाएगा? पुण्यशेवल, यानी कि ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें दंड भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। और किसके तहत इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा? इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 263A। अब जो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट किया कि जो भी आपके ऐसे डाक टिकट हैं जो पहले से उपयोग किए जा चुके हैं, अगर दोबारा से आप उनका यूज़ करते हैं, ये भी ऑफेंस है, लेकिन इसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नकली डाक टिकटों का निर्माण या उपयोग करते हुए कोई पाया जाता है तो फिर ये एक दंडनीय अपराध हो जाता है, सजा योग्य अपराध हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। But a section of Indian Penal Code deals with the prohibition of fictitious postage stamps। तो अभी हमने ऊपर ये जो पॉइंट किया कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा काल्पनिक डाक टिकटों के निषेध से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा सेक्शन 263A। सेक्शन 263A में क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर नकली डाक टिकटों का निर्माण करता है या उपयोग करता है, इसको क्या माना जाएगा? सजा वाला अपराध माना जाएगा। इसमें सजा भी हो सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But should be done to prevent officials from being exposed to injuries or hindering postal operations during handling of articles। डाक वस्तुओं की देखभाल के दौरान अधिकारियों को चोट लगने या डाक कार्यों में बाधा उत्पन्न होने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Ensure no sharp edges are exposed। Every letter, packet or parcel should be closed in such a manner that it does not give rise to sharp edges which may exposes officials to injury, damage correspondence or hinder postal operations। जब भी आप किसी पत्र, पैकेट या पार्सल को बंद करेंगे, बंद आपने इस तरह से करना है कि कोई भी तीखा किनारा ना हो। जब भी आप किसी पत्र, पैकेट या पार्सल को बंद करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी शार्प एज ना बने, तीखा किनारा ना बने, जिसकी वजह से किसी पोस्टल ऑफिशियल को कोई इंजरी हो या बाकी डाक सामग्री को कोई नुकसान हो या डाक कार्यों में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the recommended location for writing the sender's address on a postal article based on the guidelines provided? दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर डाक सामग्री पर प्रेषक का पता लिखने के लिए अनुशंसित स्थान क्या है? किसी भी डाक वस्तु के ऊपर प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा जाएगा? डाक वस्तु को भेजने वाले का पता कहाँ पे लिखा जाएगा? इस वाले कोने में लिखा जाता है। कौन सा कोना है? लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। बी ऑप्शन करेक्ट आएगी। हाउ इज एन इंश्योर्ड आर्टिकल फॉर मोर देन 500 डिलीवर टू द एड्रेसी? कोई भी आर्टिकल जिसकी इंश्योरेंस की है 500 रुपये से ज़्यादा के लिए उसका वितरण कैसे किया जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ओनली एट दी पोस्ट ऑफिस विंडो। कोई भी आर्टिकल जिसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए की गई होगी उसका वितरण कहाँ पे किया जाएगा? पोस्ट ऑफिस में किया जाएगा। और कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है अगर उसकी इंश्योरेंस 500 रुपये से ज़्यादा के लिए नहीं की गई है उसका वितरण सामान्य तरीके से किया जाएगा। सामान्य तरीका कौन सा हो जाएगा? पोस्टमैन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर 500 रुपये से ज़्यादा के लिए उसकी इंश्योरेंस है तो पोस्ट ऑफिस में ही उसका वितरण किया जाएगा और प्राप्तकर्ता को उस डाक वस्तु के आगमन की सूचना दी जाएगी।
हाउ आर पोस्टेज ऑफ फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड? डाक शुल्क मुक्त नेत्रहीन साहित्य पैकेट किस प्रकार प्रेषित किए जाएंगे? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऐसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जिनके ऊपर आपसे पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, वो पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर है, तो उसको केवल सतह मार्ग से ही प्रेषित किया जाएगा। पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड बाई सरफेस रूट ओनली इफ एयरमेल इज डिजायर्ड। अगर आप उनको हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं, सेंडर मस्ट पे दी स्टैंडर्ड एयरमेल चार्जेस, तो इसके लिए हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। Which international organization governs the rules applicable throughout the international postal services and provisions concerning the letter post services? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा में लागू नियमों और पत्र डाक सेवाओं से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इसको नियंत्रित करता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो इसका जो कन्वेंशन है, कौन सा? यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन एंड इट्स डिटेल्ड रेगुलेशंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर कंट्रीज विच आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस एंड द प्रोविजंस कंसर्निंग द लेटर पोस्ट सर्विस। अगर हम बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन की और उसके जो विस्तृत नियम है, डिटेल्ड रेगुलेशन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सभी सदस्य देशों के ऊपर लागू होते हैं। सभी सदस्य देशों को यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके जो डिटेल्ड रेगुलेशन है वो मानने पड़ते हैं। और इनकी बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा और पत्र पोस्ट सेवाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके ऊपर लागू होते हैं। तो यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन और उसके डिटेल्ड रेगुलेशन किसके ऊपर लागू होते हैं? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में जो भी सदस्य देश हैं वो जितनी भी डाक वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस या फिर लेटर पोस्ट सर्विसेज का, उन सारी सर्विसेज के ऊपर लागू होते हैं। द पार्सल पोस्ट सर्विस विद द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज और एडमिनिस्ट्रेशंस इज गवर्न्ड बाय द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट। अगर हम पार्सल की बात करें तो पार्सल का आदान प्रदान अधिकांश देशों के साथ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर शासित किया जाता है। इसके अलावा जो इंश्योर्ड लेटर हैं उनका आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन द्वारा शासित किया जाता है, लेकिन सभी देश इंश्योर्ड आर्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि सभी देशों के लिए इंश्योर्ड आर्टिकल वाली सर्विस उपलब्ध नहीं है। बट हैपन्स टू अनडिलीवरेबल कॉरेस्पॉन्डेंस रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन। मूल देश को लौटाए गए अवितरित पत्राचार का क्या होता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिलीवर्ड टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू इफ एनी। यदि कोई डाक शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान प्रेषक को करना होगा और फिर प्रेषक को वो डाक वस्तु वापस की जाएगी। अगर हम बात करें अनडिलीवरेबल कॉरेस्पॉन्डेंस की, यानी कि क्या हुआ, जब भी कोई फॉरेन कंट्री के लिए आपने आर्टिकल भेजा, फॉरेन कंट्री में अगर उसका वितरित नहीं हो पाता है, फिर वो वापस भारत के लिए आएगा, तो भारत में वो प्रेषक को कैसे दिया जाएगा? डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू। अगर उस डाक वस्तु के ऊपर कोई भी डाक शुल्क देय होगा तो वो देय डाक शुल्क भुगतान करने के बाद प्रेषक को उस डाक वस्तु का वितरण मिलेगा। अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड की, अगर पोस्ट कार्ड पंजीकृत नहीं है और उसके बाहर प्रेषक का पता भी नहीं है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स की बात करें, अपंजीकृत प्रिंटेड पेपर जो होंगे, अगर उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो उनको वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेषक उनकी वापसी के लिए रिक्वेस्ट या आवेदन ना करे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the term used for articles admissible to literature for the blind? नेत्रविहीन लोगों के लिए साहित्य में शामिल डाक के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ब्लाइंड लिटरेचर शब्द का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the purpose of the indication AR on a registered article? किसी पंजीकृत वस्तु पर AR अंकित करने का क्या उद्देश्य होता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा।
टू सिग्निफाई एडवाइस ऑफ डिलीवरी। अब एडवाइस ऑफ डिलीवरी या तो एडी बनना चाहिए, यहाँ पे एआर लिखा है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? द सेंडर ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल may obtain an advice of delivery similar to acknowledgement in the inland post for a registered article by paying the requisite additional fees and attaching a form of advice of delivery filled in Roman characters। फॉरेन कंट्री को भेजे गए किसी भी पंजीकृत लेख का प्राप्त करता उस वस्तु के संबंध में एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्राप्त कर सकता है। अब ये एडवाइस ऑफ डिलीवरी क्या होती है? जैसे अंतर्देश डाक में एक्नोलेजमेंट होती है, उसी तरह से फॉरेन कंट्री को भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं के साथ जो एक्नोलेजमेंट भेजी जाएगी उसको एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। अब एडवाइस ऑफ डिलीवरी कहा जाता है तो इसके लिए AR इंडिकेशन का यूज क्यों किया जाता है? द इंडिकेशन एविस डी रिसेप्शन। अब इसको फॉरेन पोस्ट में अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? एडवाइस ऑफ डिलीवरी को एविस डी रिसेप्शन कहा जाता है। इसका मतलब इसके लिए AR शब्द का यूज किया जाता है। तो कहीं भी अगर AR इंप्रेशन लगी है फॉरेन आर्टिकल के ऊपर, इसका मतलब एडवाइस ऑफ डिलीवरी उसके साथ है, एक्नोलेजमेंट उसके साथ है। तो एविस डी रिसेप्शन निर्देश देने के लिए कई बार स्टैंप इंप्रेशन भी लगाई जाती है जिसके ऊपर AR लिखा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास A आ जाएगा। What material should be placed between the primary receptacle and secondary packaging for infectious substances? संक्रामक पदार्थों के लिए प्राथमिक पात्र और द्वितीय पैकेजिंग के बीच कौन सी सामग्री रखी जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर B आ जाएगा। एब्जॉर्बेंट मटेरियल दोनों के बीच रखा जाना चाहिए। Sender of infectious substances should ensure that shipments are prepared in such a manner that they arrive at their destination in good condition। जब भी कोई व्यक्ति इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस भेजेगा, संक्रामक पदार्थ भेजेगा, उसे इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने जिस भी बॉक्स के अंदर या जिस भी पैकिंग के अंदर ये इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस भेजा है उस पैकिंग में वो सब्सटेंस अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। एंड दे प्रेजेंट नो हैजर्ड टू पर्सन और एनिमल्स ड्यूरिंग शिपमेंट, और प्रसारण के दौरान किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को उससे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। जब इस तरह के सब्सटेंसेस की पैकिंग की जाएगी तो कैसे की जाएगी? वाटर टाइट प्राइमरी रिसेप्टेकल। अब जिसमें आप इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस डालेंगे वो क्या होना चाहिए? वाटर टाइट रिसेप्टेकल होना चाहिए, जल रोधी प्राथमिक पात्र होना चाहिए। फिर उसको आपने एक और पैकिंग के अंदर रखना है, ये भी वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए। पहले आप क्या करेंगे? एक जल रोधी पात्र लेंगे, उसके अंदर इन्फेक्टिशियस सब्सटेंस को डालेंगे, फिर उसको दूसरे एक बॉक्स के अंदर या पैकिंग के अंदर रखा जाएगा, ये भी वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए। और दोनों पैकिंग्स के बीच में एब्जॉर्बेंट मटेरियल होना चाहिए कि किसी वजह से वो संक्रामक पदार्थ अगर पहली वाली पैकिंग से बाहर आता है तो एब्जॉर्बेंट मटेरियल उसको अपने आप में एब्जॉर्ब कर ले। Which services require additional charges in the international parcel post service? अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवा में किन सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के लिए कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी की प्री पेमेंट, एडवाइस ऑफ डिलीवरी भेजना चाहते हैं उसके चार्जेस, इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस का भी आपको भुगतान करना होगा। एडिशनल चार्जेस हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं दिए हैं। द रेट ऑफ पोस्टेज फॉर पार्सल्स इज डिफरेंट फॉर एवरी कंट्री। प्रत्येक देश के लिए पार्सल जब भेजा जाएगा तो डाक शुल्क की दर अलग अलग रहती है। एडिशनल फीस इज पेएबल फॉर। अब जब भी पार्सल भेजा जाएगा उसके लिए अतिरिक्त शुल्क किन चीज़ों के लिए देने होंगे? अगर आप उसकी इंश्योरेंस करते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी उसके साथ भेजते हैं, प्री पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, अदर चार्जेस, तो ये एडिशनल चार्जेस हैं जो आपको देने होंगे। However,
देयर इज नो सेपरेट क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पार्सल इन दी फॉरेन पोस्ट। लेकिन फॉरेन पोस्ट में पंजीकृत पार्सल नाम की कोई भी श्रेणी नहीं होती है। इसका मतलब आपको किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए पार्सल भेजते समय रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्सल इस तरह की कोई भी श्रेणी फॉरेन कंट्री के लिए नहीं होती है। सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए रजिस्टर्ड पार्सल वाली सेवा उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ के लिए इनलैंड रेट या अंतर्देशीय दर अप्लाई होती है। तो क्योंकि रजिस्टर्ड पार्सल वाली कोई श्रेणी नहीं है, तो कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी फॉरेन पार्सल्स के ऊपर नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई फॉरेन पार्सल आप भेजते हैं भारत के भीतर, उसको इनलैंड रजिस्टर्ड पार्सल, तो भारत के भीतर जब उसको प्रसारण दिया जाता है अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल की तरह ही दिया जाता है। और अगर आप नेपाल और भूटान को ये पार्सल भेजते हैं तो यहाँ के लिए क्या होगा, आप पार्सल की रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग एन एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल। विदेशी पार्सल के मामले में डिलीवरी ना होने की सूचना भेजने का क्या उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा टू एनेबल द रेसिपेंट टू गिव फ्रेश इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द पार्सल, ताकि प्राप्तकर्ता को पार्सल के संबंध में नए निर्देश देने के लिए सक्षम बनाया जा सके। अब एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी क्या होती है। इफ द sender of a foreign parcel has indicated on the dispatch note and on the parcel that in event of non-delivery, an advice of non-delivery should be sent to him or to another person in country of destination. Such an advice will be sent to person concerned to enable him to give fresh instructions regarding further disposal of parcel. अब जब भी आप फॉरेन कंट्री के लिए कोई पार्सल भेजते हैं, आप उस पार्सल के ऊपर जो भी चार्जेस देते हैं वो उसकी सिर्फ आउटवर्ड जर्नी को कवर करता है, ये नहीं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, सिर्फ उतने ही चार्जेस वो कवर होंगे। अब जब उस पार्सल को मान लीजिए डेस्टिनेशन के ऊपर वितरित नहीं किया जा सके तो उस पार्सल की या तो रिडायरेक्शन की जाएगी या फिर उस पार्सल को वापस प्रेषक को किया जाएगा। इन दोनों ही स्थितियों में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो प्रसारण में उस पार्सल के ऊपर या उसकी रिडायरेक्शन के लिए फिर से लिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन होती है, डेस्टिनेशन में वो जब पार्सल पहुँच गया, डेस्टिनेशन पर जब वो पार्सल पहुँच जाएगा तो प्रेषक के पास, जिसने पार्सल भेजा है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर उसने पार्सल भेजते समय उस पार्सल के ऊपर या उसके जो डिस्पैच नोट भेजा जाता है, प्रेषण नोट भेजा जाता है फॉरेन पार्सल के साथ, उसके ऊपर ये निर्देश दिया हो कि अगर ये डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वितरित नहीं हो पाता है, इसके गैर वितरण की सूचना मुझे भेजी जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्सल वापस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ उसके गैर वितरण की सूचना प्रेषक को भेजी जाएगी, या डेस्टिनेशन कंट्री में भी किसी अन्य व्यक्ति को वो सूचना भेजी जा सकती है जैसा भी प्रेषक ने निर्देश दिया हो। जब वो सूचना वापस पहुंचेगी प्रेषक के पास या डेस्टिनेशन कंट्री में किसी अन्य व्यक्ति के पास, तो वो फिर से नए निर्देश दे सकते हैं कि इस पार्सल का निपटान कैसे करना है, इसे वापस करना है, इसको अबंडन मानना है, रिडायरेक्शन करनी है, या क्या करना है। तो ये होता है नॉन डिलीवरी की जब सूचना भेजी जाती है किसी भी फॉरेन पार्सल के संबंध में। Which of the following items require compulsory insurance when sent through foreign post? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को विदेशी डाक द्वारा भेजे जाने पर अनिवार्य रूप से बीमित किया जाना होता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन जब भी फॉरेन पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे उनके लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाती है। What is the maximum value that a foreign parcel can be insured for? किसी विदेशी पार्सल का अधिकतम किस मूल्य के लिए बीमा किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी कंटेंट्स की मैक्सिमम उस सीमा तक आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसमें और भी किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, अब हर देश इंश्योर्ड पार्सल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात, कुछ देश इंश्योर्ड पार्सल को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उनकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं।
अब मान लीजिए कोई देश है वो सिर्फ 5,000 रुपये तक की इंश्योरेंस वाले आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी बात, जिस मार्ग से आप पार्सल भेज रहे हैं या आर्टिकल भेज रहे हैं उसकी इंश्योरेंस लिमिट को भी ध्यान में रखा जाएगा। इनके बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉरेन पार्सल्स की इंश्योरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को निर्धारित किया जाता है। But type of articles should not contain any document in the nature of current and personal correspondence according to the prohibitions and restrictions described in the Post Office Guide Part 2। डाकघर गाइड भाग 2 में वर्णित निषेध एवं प्रतिबंध के अनुसार किस प्रकार की वस्तुओं में वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति का कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्मॉल पैकेट्स और प्रिंटेड पेपर्स में कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें पर्सनल कोरेस्पोंडेंस हो या करंट कोरेस्पोंडेंस, यानी कि वर्तमान या व्यक्तिगत पत्राचार की प्रकृति का कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए। Name the project that aims at transforming the Department of Post operational efficiency and improving service delivery of operational and administrative units through upgraded technology and connectivity। उस परियोजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य डाक विभाग की परिचालन दक्षता में परिवर्तन लाना तथा उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के माध्यम से परिचालन और प्रशासनिक इकाइयों की सेवा वितरण में सुधार करना है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। Financial System Integrator stream of the IT modernization project aims at computerizing the IT आधुनिकीकरण परियोजना की वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर धारा का उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास भी आ जाएगा, सेविंग बैंक एंड PLI। फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर स्ट्रीम ऑफ प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग थ्रू वन सेंट्रल प्लेटफॉर्म द सेविंग बैंक एंड PLI ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू वन प्लेटफॉर्म। परियोजना में जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर है उसका क्या उद्देश्य है? एक केंद्रीय मंच के माध्यम से विभाग के बचत बैंक और PLI परिचालन को कंप्यूटरीकृत करना है। इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज स्टार्टेड इन इंडिया पोस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम। भारतीय डाक में इंट्राऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग कब से शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, 14 दिसंबर 2018 से। Who is appointed as a consultant to study the status of the acquisition of IT capabilities in the organization and submit a report keeping the future growth of the organization in mind under IT modernization project 2.0। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत संगठन में IT क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, लंदन को। The implementation of IT modernization project started in India post in which year। भारतीय डाक में IT आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन किस वर्ष शुरू हुआ? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, वर्ष 2012-13 में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड IT modernization project of डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012। डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 या 1.0 को किस कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया। कब किया गया? नवंबर 2012 में। और कितने परिव्यय के साथ या आउटले के साथ? 4,909 करोड़ रुपए के साथ। HDMS इन CSI रेफर्स टू। CSI में HDMS का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, HDMS की फुल फॉर्म हो जाएगी हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट WCTC रेफर्स टू। IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत WCTC का क्या तात्पर्य है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर।
बट इज ये टोल फ्री नंबर फॉर एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट और एसएमएस बैंकिंग रिलेटेड ग्रीवियंसेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग में एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस बैंकिंग से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 1800-425-2440। नेक्स्ट हमारे पास TNF इन नेटवर्क इंटीग्रेशन अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 रेफर्स टू। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के अंतर्गत नेटवर्क एकीकरण में TNF का क्या तात्पर्य है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी टेक्निकली नॉट फीजिबल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अंडर CVS विच इज द लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म्ड। CVS में अंतिम जो गतिविधि की जाती है वो क्या की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा EOD। द लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म्ड अंडर CVS कोर बैंकिंग सोल्यूशन में जो लास्ट में एक्टिविटी की जाती है, यानी कि जब भी काम किया जाता है CVS में, तो लास्ट में क्या किया जाता है? EOD एंड ऑफ डे किया जाता है। एंड ऑफ डे इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेली ऑपरेशंस इन बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डाटा प्रोसेसिंग फॉर द डे। तो CVS के तहत जो अंतिम गतिविधि की जाती है वो क्या की जाती है? एंड ऑफ डे किया जाता है। किसी बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली में दैनिक परिचालन का अंतिम चरण है क्या है? एंड ऑफ डे, जो दिन के लिए लेन देन और डाटा प्रसंस्करण के पूरा होने को चिन्हित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। बट आर द एडिशनल फीस चार्जेस फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी वेयर अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी इज ₹2000। COD सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है जहां प्राप्तकर्ता से वसूली जाने वाली राशि 2000 रुपये है? तो COD आर्टिकल के ऊपर चार्जेस कैसे लिए जाते हैं? अगर 6500 रुपये तक का कोई भी COD है उसके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे? 1.6% ऑफ COD वैल्यू। अब 2000 रुपये के लिए पूछा गया है तो 6500 रुपये से कम है तो इसके ऊपर कैसे चार्जेस लिए जाएंगे? 1.6% ऑफ 2000 रुपीज। तो ये हमें निकालने हैं, क्या आ जाएगा? 16 डिवाइड में 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 16 गुने 2 क्या आ जाएंगे? 32 रुपये। यानी कि अगर आप COD भेजते हैं 2000 रुपये के लिए तो उसके ऊपर एडिशनल फीस कितनी लगेगी? 32 रुपीज़ लगेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। But is the maximum period after which a speed post article will be treated as lost from the date of booking? बुकिंग की तारीख से अधिकतम कितनी अवधि के बाद स्पीड पोस्ट वस्तु को खोया हुआ माना जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट whichever is later। बुकिंग की तारीख से 60 दिन या शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के बाद, जो भी इन दोनों में से बाद में होगा उसके बाद उसको खोया हुआ माना जाएगा। The maximum period after which an item may be treated as lost in the absence of final delivery status। अगर कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसके फाइनल डिलीवरी स्टेटस के बारे में पता नहीं है, उस स्थिति में उसको कंपनसेशन या मुआवजे के इरादे से खोया हुआ कब माना जाएगा? जब उसको बुक किया था बुकिंग की तारीख से 60 दिन के बाद, या फिर जब उस आर्टिकल के बारे में कंप्लेंट प्राप्त हुई उसके 30 दिन के बाद। तो दोनों में से जो भी बाद में होगा उसके बाद उसको खोया हुआ माना जाएगा। लेकिन कंप्लेंट जो आपको उक्त अवधि के भीतर यानी कि 60 दिन या 30 दिन से पहले करनी होगी। और कंपनसेशन की बात करें, अगर उसको लॉस्ट या खोया हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो खोया हुआ डिक्लेयर होने के 10 दिन के बाद उसके लिए आपको कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। DNK रेफर्स टू, DNK का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी डाकघर निर्यात केंद्र। डाकघर निर्यात केंद्र या भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से जो छोटे व्यवसाय कारीगर हैं उनके लिए ऑनलाइन दस्तावेजीकरण और सुव्यवस्थित कस्टम क्लियरेंस को सक्षम करने के लिए डाकघर निर्यात केंद्र सुविधा या डाकघर निर्यात केंद्रों की शुरुआत की गई है। तो डाकघर निर्यात केंद्र किसके लिए हैं? जो ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, किसके बारे में? कस्टम क्लियरेंस के बारे में। तो उसके लिए ये शुरू किए हुए हैं। बट इज
ड्यू डेट बिफोर विच द बल्क कस्टमर ऑफ स्पीड पोस्ट हैज टू पे द बिल अमाउंट इन फुल इन द मंथ इन विच द बिल इज रेज्ड। स्पीड पोस्ट के थोक ग्राहक को बिल जारी होने वाले महीने के में बिल की पूरी राशि का भुगतान किस तिथि से पहले करना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत से पहले करना होगा। BNPL बिल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस। बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी के लिए बिल कैसे तैयार किया जाता है, मासिक आधार पर किया जाता है। पिछले महीने में आपने जितनी भी पोस्टिंग्स बुक नाउ पे लेटर में की, बुक नाउ पे लेटर क्या हो जाएगा कि अभी बुक करें और भुगतान बाद में करें। तो एक महीने के लिए आप जितनी भी बुकिंग करते हैं उसका बिल अगले महीने तैयार किया जाता है, मंथली बेसिस के ऊपर तैयार होगा, यानी कि पिछले पूरे महीने का बिल अगले महीने को तैयार होगा, जो महीने की 7 तारीख को जारी किया जाएगा। जिस महीने में ये बिल जारी होगा उस महीने के अंतिम दिन से पहले ये बिल आपको जमा करना होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the additional fees charges for availing COD facility where amount to be recovered from addressee is ₹20,000? COD सुविधा का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या है जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 20,000 रुपये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया कि अगर 6500 रुपये से कम राशि है COD के लिए जो रिकवर करनी है तो इसके ऊपर 1.6% ऑफ COD वैल्यू रिकवर किया जाएगा एडिशनल फीस के रूप में। अगर 6500 रुपये से ज़्यादा की राशि रिकवर की जानी है COD के ऊपर 100 रुपीज़ प्लस 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6500। अब देखो हमें क्या निकालना है 20,000 रुपये के लिए। तो 20,000 रुपये 6,500 रुपये से ज़्यादा है तो 100 रुपये इसमें लगेंगे ही लगेंगे। प्लस आगे चलते हैं 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6500 रुपीज़, जो राशि 6,500 रुपये से ज़्यादा होगी उसका 1%। अब 20,000 में अगर हम देखें तो 6,500 से कितना ज़्यादा है, 13,500 आ जाएगा। इतने ज़्यादा है 6,500 से, जो भी अमाउंट एक्सीड कर रही है वो कितनी है, 13,500 रुपये। तो इसका 1% लगेगा, यानी कि डिवाइड 100 करेंगे तो ये 135 रुपये बच जाएगा। तो ये एडिशनल फीस लगेगी COD के लिए, कितना आ जाएगा, 235 रुपये आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Service standards for delivery of a speed post from booking to delivery from metro city to metro city is मेट्रो शहर से मेट्रो शहर तक स्पीड पोस्ट की डिलीवरी के लिए सेवा मानक क्या है। इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 1 से 3 दिन का समय लगता है। Which of the following statement are incorrect with respect to local delivery under service standards for delivery of speed post? अब स्पीड पोस्ट जो होती है उसके लिए हमें सेवा मानक दिए कि अगर लोकल है तो 1 से 2 दिन में उसका वितरण होना है, मेट्रो टू मेट्रो है 1 से 3 दिन है, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 1 से 4 दिन है, सेम स्टेट के लिए अलग है, ऑल ओवर कंट्री के लिए अलग है। तो ये हमसे पूछा गया कि इसमें जो लोकल आएगा कि लोकल के लिए जैसे मान लो 1 से 2 दिन या 3 दिन जो भी लगेंगे तो उसमें लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। तो लोकल शब्द का अर्थ होगा आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज। अगर हम बात करें मेट्रो सिटी के मामले में, कोई भी सिटी अगर मेट्रो सिटी है, आइडेंटिफाइड पिन कोड के भीतर कोई भी आर्टिकल बुक और वितरित किया जाना हो तो उसको हम कहेंगे ये लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल है। Articles booked and to be delivered within municipality limit for cities other than metro cities। अगर कोई सिटी मेट्रो सिटी के अलावा है, यानी कि मेट्रो सिटी के अलावा अन्य सिटी के मामले में म्यूनिसिपालिटी लिमिट के भीतर कोई भी आर्टिकल बुक या वितरित किया जाता है, यानी कि डिलीवरी और बुकिंग दोनों ही उस म्यूनिसिपालिटी लिमिट के भीतर हो रही हैं, नगर पालिका सीमा के भीतर हो रही हैं, तो उसको भी क्या माना जाएगा, लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल माना जाएगा। Articles booked and to be delivered within the same pin code area, jurisdiction for small towns or municipal areas having no defined town delivery area। अगर मुफिसिल एरिया या फिर छोटे टाउन्स की बात करें वहाँ पे किस आर्टिकल को लोकल आर्टिकल कहेंगे, तो सेम पिन कोड के भीतर बुक और डिलीवर होने वाले आर्टिकल को लोकल आर्टिकल कहा जाएगा। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगी।
How many commemorative postage stamps are there in a miniature sheet released by the Department of Post on Shri Ram Janambhoomi Temple? श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर डाक विभाग द्वारा जारी लघु पत्रक में कितने स्मारक डाक टिकट हैं? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 6 डाक टिकट इसमें जारी किए गए थे। In a मेघदूत postcard, the portion next to address is available for advertisement in how many colors? मेघदूत postcard में पते वाले भाग के आगे कितने रंगों में विज्ञापन के लिए उपलब्ध होगा? तो पते वाला जो भाग होगा उसके आगे वाला भाग 4 रंगों में एडवर्टाइजमेंट के लिए उपलब्ध होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Postcards containing communication recorded by printing, cyclostyling or by any other mechanical process are classified as printed postcards. ऐसे पोस्टकार्ड जिनके ऊपर कम्युनिकेशन कैसे दर्ज किया हो, प्रिंटिंग के माध्यम से, साइक्लोस्टाइलिंग या किसी अन्य मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से रिकॉर्ड किया हुआ हो, उसको हम प्रिंटेड पोस्टकार्ड कहेंगे। और प्रिंटेड मैटर में प्रिंटेड पिक्चर्स भी हो सकती हैं, तो अगर किसी पोस्ट कार्ड के ऊपर प्रिंटेड पिक्चर्स हैं तो उसको भी प्रिंटेड पोस्ट कार्ड कहा जाएगा। और मेघदूत पोस्ट कार्ड की बात करें, एड्रेस के आगे वाला भाग 4 रंगों में एडवर्टाइजमेंट के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क विल बी इनिशियली प्रिपेयर्ड बाई? कार्य वितरण ज्ञापन प्रारंभ में किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर द्वारा, संबंधित पोस्ट मास्टर द्वारा तैयार किया जाएगा। इन ऑफिस वेयर देयर आर 1 और मोर असिस्टेंट्स, ऐसे कार्यालय जहां पर एक या एक से ज्यादा सहायक हों, पोस्ट मास्टर शुड सबमिट अ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फॉर अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट, अ मेमोरेंडम इन फॉर्म MS-11। ऐसे कार्यालय जहां पर एक या एक से ज़्यादा सहायक होते हैं, वहां सुपरिटेंडेंट के अप्रूवल या अनुमोदन के लिए पोस्ट मास्टर द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सबमिट किया जाता है। कौन से फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है? MS-11 के ऊपर इसे बनाया जाता है। This memorandum will contain the designations of the officials employed in each branch of his office, the hours of their attendance and duties assigned to them। अब इस मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जितने भी एम्प्लॉई उसके कार्यालय में, पोस्ट मास्टर के कार्यालय में कार्यरत होते हैं, उनके डेजिग्नेशन, उनकी उपस्थिति के घंटे और साथ में क्या काम उनको दिया गया है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है। और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है, जैसे ही काम का वितरण किया जाता है, उसको पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर के द्वारा स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। और जो फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां पर स्वयं पोस्ट मास्टर के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को अप्रूव किया जाता है और बिना सुपरिटेंडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के अप्रूवल के इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। The preservation period for nominal roll is, नॉमिनल रोल के लिए संरक्षण अवधि क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। डी ऑप्शन से ही आ जाएगी। Who may be employed to make inquiries into minor complaints, verify payment of electronic money orders, and test the work of postmen and letterbox attendants when they can be spared for such a purpose। छोटी मोटी शिकायतों की जांच करने, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के भुगतान का सत्यापन करने, डाकियों और पत्र पेटी परिचारकों के कार्य का परीक्षण करने के लिए किसे नियोजित किया जा सकता है? तो हेड पोस्टमैन को ये काम दिए जा सकते हैं अगर इस तरह के प्रयोजन के लिए उसके पास समय हो। For which of the following articles have no special columns in the form of postman book for entry? पोस्टमैन की बुक में किन चीज़ों को दर्ज करने के लिए विशेष कॉलम नहीं होता है? तो पहले भी अभी एक वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जो एडवाइसेस ऑफ पेमेंट होती हैं क्या फॉरेन मनी ऑर्डर्स के रिमिटर्स के लिए, विदेशी मनी ऑर्डर के प्रेषकों के लिए जो भुगतान की पावती होती है उसको दर्ज करने के लिए पोस्टमैन की बुक में कोई भी स्पेशल कॉलम नहीं होता है। जैसे इंश्योर्ड आर्टिकल है, वैल्यू पेबल है, रजिस्टर्ड पार्सल एक्नॉलेजमेंट है, इनको दर्ज करने के लिए पोस्टमैन की बुक में स्पेशल कॉलम बने होते हैं, लेकिन इसको कहीं पे भी दर्ज किया जा सकता है। प्रिंटिंग ऑफ POSB चेकबुक्स विल बी कैरिड आउट बाय दी। POSB चेकबुक की प्रिंटिंग किसके द्वारा की जाएगी? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा
की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। एवरी आरएमएस सेट इज सप्लाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स, आरएमएस सेट के प्रत्येक कार्यालय को कौन सी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है। तो आरएमएस के प्रत्येक सेट को डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, डेट सील और डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैंप, ये सारी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स शुड बी शोन सेपरेटली इन द मेल एब्स्ट्रैक्ट इन अ ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस एंड द टोटल्स ऑफ विच ऑन बोथ साइड्स शुड एग्री, निम्नलिखित में से कौन से बैग परिवहन अनुभाग या डाक कार्यालय में मेल सार में अलग से दिखाए जाने चाहिए और दोनों पक्षों का योग एक समान होना चाहिए। 47 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जो फॉरवर्ड बैग होते हैं मेल एब्स्ट्रैक्ट में उनको अलग से दर्शाया जाता है और मेल एब्स्ट्रैक्ट के दोनों भाग कौन से, मेल्स और बैग्स नहीं, रिसिप्ट्स और डिस्पैचेस। जैसे मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है दो भागों में इसको बांटा गया है, एक मेल और दूसरा बैग आ जाएगा। अब जब इन दोनों की बात करें तो इनको भी आगे दो दो भागों में बांटा जाता है। जो मेल वाला भाग है उसमें भी एक साइड रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां, दूसरी साइड प्रेषण यानी कि डिस्पैचेज, उसी तरह से बैग के लिए भी रिसिप्ट्स और डिस्पैचेस रहते हैं। तो ये दोनों साइड का जो टोटल होता है वो आपस में मिलना चाहिए। और जो फॉरवर्ड बैग होते हैं ऐसे थैले जिनको बिना खोले आगे भेजना है किसी कार्यालय के लिए, तो उन थैलों को अलग से मेल एब्स्ट्रैक्ट में दर्शाया जाता है। Who should explain the meaning of B orders or TV orders to all the sorting assistants or to the mail guard who should initial the order in evidence of having understood it। सभी छंटाई सहायकों को या मेल गार्ड को बी आदेश या टीवी आदेश का अर्थ कौन समझाएगा जो इसे समझने के प्रमाण के रूप में आदेश पर हस्ताक्षर करेगा। करेक्ट आंसर 48 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब भी अधीक्षक से बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर प्राप्त होते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर उनको प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद उन बी ऑर्डर्स और टीवी ऑर्डर्स का मतलब सभी सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को, मेल गार्ड्स को, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सभी को उसका मतलब समझाएगा और उन्होंने इनका मतलब समझ लिया है। इस एविडेंस के रूप में उन सबके हस्ताक्षर इन ऑर्डर्स के ऊपर लिए जाते हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू दी प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट इज, विदेशी डाक में मुद्रित कागज सेवा के अनुरूप कौन सी अंतर्देशीय डाक सेवा है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बुक पैकेट सर्विस है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Correspondence for personnel of Indian Armed Forces serving outside India addressed to Indian Army Post Office, भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए भारतीय सेना पोस्ट ऑफिस को संबोधित पत्राचार कैसा होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड आर्टिकल फॉर ऑल पर्पजेज, अंतर्देशीय लेखों के रूप में इनको प्रीपेड किया जाना चाहिए सभी उद्देश्यों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which among the following cities of India does not fall in torrid zone, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो टोरिड जोन में नहीं आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जयपुर। Which of the following state is a member of a seven sisters, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों संगठन का सदस्य है। तो 7 बहनों वाला राज्य या कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। तो इनमें से कौन सा है, त्रिपुरा है, ठीक है, बाकी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में इनके बारे में बताया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट, इनमें से प्रकाश का कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन ये क्या है, प्राथमिक रंग है, लेकिन येलो नहीं है। Who has won the International Booker Prize 2023, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 किसने जीता। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जॉर्जी
गोस्पोडिनोव ने जीता है। द कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ पर शुरू हुआ था? वेस्टर्न पंजाब में। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, मधुबनी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मधुबनी जो लोक चित्रकला की एक शैली है, भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी बिहार में लोकप्रिय है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। A manager Z demands that an employee work overtime without pay, threatening to fire them if they refuse. This is an example of। तो एक प्रबंधक Z एक कर्मचारी से बिना वेतन के ओवरटाइम करने की मांग करता है, और अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो उसको नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो ये किस चीज़ का एक उदाहरण है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अनैतिक शोषण का। Skills such as writing, speaking and body language are important work ethics so that you can be clear in your message to others। कौशल जैसे लेखन, बोलन और शारीरिक भाषा महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता है ताकि आप दूसरों को अपने संदेश में स्पष्ट हो सकें। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी स्किल है, इससे आप दूसरों को अपने विचार या अपने मैसेज सही और स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए, 2023 के क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, आपको मिल जाएंगी। एमटीएस पोस्टमैन के लिए भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बुक्स लेनी है या क्लासेस में जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। और साथ में हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस शुरुआत में, इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। जो हमने शुरुआत की है एक पौधा लगाने से, इसको हम लाखों तक ले जाएंगे आपके सहयोग से। तो ज़रूर हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ें। धन्यवाद।